हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बता दें, हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट्स से रिलेटेड। अब तक के वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये चार ऑप्शन से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। और संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। वर्तमान भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इनको नियुक्त किया गया है अगस्त 2022 में। इन्होंने 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान ग्रहण किया है। तो ये कौन से नंबर के हैं और कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदस्य करते हैं। लेकिन यही बात अगर राष्ट्रपति की होती तो संसद के निर्वाचित सदस्य होता। अनुच्छेद 66, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होते हैं। और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त द्वारा होता है। गुप्त मतदान होता है। उल्लेखनीय है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो कौन है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अभी नहीं, वीडियो खत्म हो जाए तब बताना। देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको दिख गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो अभी हम डिस्कस करके गए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ हैं ये। ठीक है, जगदीप धनखड़ ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देश का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा तैयार किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति के चुनाव की। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, डी करेक्ट कर लेना। संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है।
माफ कीजिए, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए बार बार आता है ये क्वेश्चन, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति, नहीं ये पुराना है, ठीक है, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, निर्वाचित नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष के लिए होता है ये। देखिए जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस समय जब एग्जाम हुआ था तो तब करंट अफेयर क्या था, तो कुछ क्वेश्चन उस हिसाब से ही हैं यहाँ पर, तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा, उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उस अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो ऐसे समय में वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संध्या वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए लोकसभा की सदस्य का धारक हो वो ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी जरूरी क्या है, भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं कुछ इस तरह हैं, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये सभी योग्यताएं हैं जो जरूरी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 66। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो।
वही चीज़ें हैं, हम पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस होंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे रेलवे के एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो वॉच करनी है और एक बार नहीं 2-3 बार करना, सो दैट अच्छे से लर्न हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, भारत की संसद में डैश शामिल होता है। तो संसद किससे बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। डी ऑप्शन हो जाएगा। संसद के बारे में जानना है तो आपको संविधान का अनुच्छेद 79 पढ़ना होगा। यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर बनेगी। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद के मुख्यतः निम्न कार्य हैं, जैसे विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य तथा कार्यपालकीय शक्तियां। यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसका अभिन्न अंग है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की। अगला है कि माफ कीजिए, भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। आर्टिकल 84 कहता है कि संसद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से ये संबंधित है। ये कहता है कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पारित किया गया था। ये ऑप्शन हैं, बताइए। सही जवाब है 2022। 2022 में क्या किया गया था, भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक बिल पास किया गया था। संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 अप्रैल 2022 में पारित किया गया। इस विधेयक ने औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया। यह अधिनियम अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। तो कृषि और कारागार जेल, नहीं ये तो नहीं है, आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाक एवं तार, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किया गया है। डाक एवं तार के मामले कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय विधायिका को ही है, जबकि कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य और कारागार जेल ये राज्य सूची के विषय हैं जिस पर राज्यों की विधायिकाएं कानून बना सकती हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये अधिकार तो केवल और केवल भैया संसद के पास होता है, कानून द्वारा संसद के पास। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार कानून द्वारा संसद के पास है।
अगला है कि डैश एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधेयक। विधेयक क्या है? एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है। विधेयक एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा होता है। संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। इसे लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, अनुच्छेद 112 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। अगला कहता है कि भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। भाई इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद से नहीं बनती। 79 आर्टिकल कहता है, क्या कहता है? ये संसद के बारे में कहता है कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा समाहित है। लेकिन विधान परिषद, विधानसभा, राज्य विधानमंडल, ये विधान परिषद और विधानसभा ये किसके अंग हैं? ये राज्य विधानमंडल के भाग हैं। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? बताइए। तो अभी तक तो ऑप्शन ही नहीं हमें सही से दिख रहे, सारे ऑप्शन एक साथ, तो कैसे बता सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। एक निर्वाचित संसद के लिए। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का एक विशिष्ट केंद्रीय स्थान है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के सदस्यों का निर्वाचन लोगों द्वारा होता है, इसलिए भारतीय संविधान गणतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना डैश दिन तक की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 दिनों तक अगर वह नहीं आता तो उसकी सीट को खाली मान लिया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 79 कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के अंग हैं। इसी के अंतर्गत कोई भी संसद सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि के से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा संसद सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद या समिति सदस्य को अधिवेशन या बैठक के समय अथवा बैठक के 40 दिन पहले व पश्चात की अवधि तक गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, बशर्ते मामला फौजदारी का न हो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है। दोनों सदनों में प्रत्येक विधेयक को पास करने की प्रक्रिया भी समान है। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तब वह विधेयक एक अधिनियम या कानून बनता है। सरकारी विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किए जाते हैं, अर्थात इस विधेयक को संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी सदन में गैर मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में।
स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। भारत के संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुए तथा प्रथम निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई। उल्लेखनीय है कि प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ तथा 3 अप्रैल, और आगे ये डेट क्या है आप देख लेना, डैश ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है, अर्थात संसद के सत्र को कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाना चाहिए। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। भारत में कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर निर्धारित नहीं किया गया है। सामान्यतः वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो सबसे लंबा सत्र होता है, फिर मानसून, फिर शीतकालीन सत्र। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में पेश किया गया था। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ। लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। 8 असफल प्रयासों के बाद वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया और वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। वर्तमान में 23 मार्च 2019 से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी क्या है आप देख लेना, चेक कर लेना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये कौन है? संसद। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए बिल्कुल संसद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि का वर्णन, समस्त विधि निर्माण अधिकार संसद को होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? बताइए कौन सा वो संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत 525 से और कितनी कर दी गई? 545। तो ये था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। भारत का संविधान 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। भारतीय संविधान का संविधान संशोधन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो संसद द्वारा किए जाते हैं। अगला है कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थगन। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहा जाता है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। संसद को वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2006 में। 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने के तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण और आयात को विनियमित करने आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो ये सभी होती हैं। याचिका समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति और विशेषाधिकार समिति। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118 के 1 के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी द अडॉक कमेटी यानी तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां। स्थायी समितियां कौन सी होती हैं? इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती हैं जो निम्नलिखित संसद के दोनों सदनों में होती हैं। याचिका समिति, याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन किया जाता है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति, इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। व्यापार परामर्शदात्री समिति, यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को विनियमित करती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य तथा राज्यसभा समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक सरकार मुफ्त तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर होने वाला खर्चा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृत होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 1963 में हुई थी। तभी से यह भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। अगला है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनंदन समिति। रामनंदन समिति थी, ठीक है। इसने क्या किया था? ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान की थी।
ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति रामनंदन समिति जो 1992 में थी, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये INC दल से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीष्म सत्र नियमित सत्र नहीं है। बाकी शीतकालीन, बजट, मानसून ये नियमित सत्र हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। फरवरी से मई के बीच में ये बजट अधिवेशन होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में मानसून अधिवेशन, और नवंबर से दिसंबर के बीच शीतकालीन अधिवेशन होता है। राज्यसभा में एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इनमें से अलग हो जाएगा ग्रीष्म सत्र वाला, ठीक है। बाकी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। वर्ष डैश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में। 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। वर्ष 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक को राज्यसभा में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने पेश किया था। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इस विधेयक को आम सहमति से पारित कराया जाए। भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? वह भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है। ये एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या खर्च नहीं किया जा सकता तथा जमा या भारित भी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद की मंजूरी से। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। धातव्य है
कि जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसके अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित है एवं वे भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हैं एवं भारत में दंडात्मक अभियोजन से बचने या उसका सामना करने हेतु भारत आने से इनकार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।